Hi everyone, welcome back to Science classes. First of all, good evening to everyone. कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे. आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर तरीके से? अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है. अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिए ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर तरीके से दिखाई दे. और जो भी लोग आज पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं अपने दर्शन देने के लिए, कृपया है कि मंदिर की घंटी भी बजाएं और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको प्रसाद वहाँ पर बराबर तरीके से मिलता रहे. आवाज़ मेरी आ रही है? बता दो फ्रेंड्स, आवाज़ मेरी आ रही है? चलिए बढ़िया है, आगे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है. अभी तक जितना पढ़ा है समझ में आया है कि नहीं आया है? अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? समझ में आ गया ना? सब पैटर्न समझ में आ गया कि 8 पेपर है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कितने नंबर का है, सारी चीज़ समझ में अब तो आ गई होगी. और अब समझ आपको, अब सारे सब्जेक्ट भी धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट किए होंगे आपको समझ भी आने लगा होगा हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से. ठीक है. सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है आप लोग बीच बीच में पढ़ते रहिएगा. कोई भी डाउट अगर किसी को होता है तो बीच में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो वो मैं आपको फिर से बता दूँगी. ठीक है, ताकि दिक्कतें ना हो. चलिए ठीक है. आप सभी पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का कौन है जो 2022 में एडमिशन लिया है. वो सभी लोग नमस्ते करें. वो सभी लोग नमस्ते का इमोजी भेजें जो लोग 2022 में एडमिशन लिए हैं. बैक वाले बच्चे जो हैं 2021 में लिए थे वो कुछ भी ना करें. जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है 2022 वो सभी लोग नमस्ते का इमोजी भेजें. सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं कोई कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेगा. आकांक्षा, आंचल और भी जो भी लोग हैं कोई कुछ नहीं करेगा. ठीक है, मैं ये बात सिर्फ फर्स्ट वालों को कह रही हूँ जो 2022 में अभी एडमिशन लिए हैं वो नमस्ते का इमोजी भेजें. चलिए ठीक है. यहाँ पर रिया, मनीषा, दिव्या, ज्योति, शशि, रागिनी, दिव्या, रोहित और स्वीटी द्विवेदी और हेमंत कुमार और मोहन यादव, ये जो नमस्ते मैम लिख रहे हैं ये लोग, आप लोग नमस्ते मैम लिख रहे हैं, मैं इमोजी पे कुछ बोल रही हूँ. मैं, आप लोग मुझे इमोजी भेजे. तो आपको एक बात बतानी है. डेली क्लास में आने वाले जितने भी बच्चे हैं, मुझे यहाँ पर डेली में दिखने वाले बच्चों के नाम बता देती हूँ जो मुझे अभी तक फ़िलहाल दिखे हैं. डेली क्लास में रोहित आते हैं, डेली क्लास में दिव्या आती हैं, डेली क्लास में रागिनी भी आती हैं, डेली क्लास में शशि और चंदना जी आती हैं, ज्योति भी आती हैं, मनीषा भी आती हैं, रिया भी आज 2 दिन से आ रही हैं, स्वीटी आपको भी मैंने आज 2 दिन से देखा है, और रेसिपी विद जूही. आप जूही 2022 में एडमिशन ली है या बैक वैक के बच्चे हैं? तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाह रही हूँ, श्याम सुंदर जी, आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हैं कि फर्स्ट के हैं? आप फर्स्ट के हैं या सेकेंड के हैं? मेरा जवाब दीजिए जल्दी से पहले.
चलिए ठीक है, जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी लोग आ रहे हैं अभी लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं एक स्पेशल बात बताऊँगी और ठीक है, अपना नमस्ते का इमोजी अपने साथ रखिएगा। मैं अभी लास्ट में आपको, ठीक है श्याम सुंदर जी, मैं अभी लास्ट तक बने रहिएगा आज इस क्लास में जब तक ये क्लास चलेगी, और मैं आपको लास्ट में एक बात बताऊँगी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको अभी काफ़ी मिक्स हो गया है इसमें, मैं लास्ट तक जो बना रहेगा उसको एक बात पता चलेगी और जो बहुत ही लाभदायक होगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा कोई बात नहीं स्वीटी जी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं यहाँ पर वो लास्ट तक बने रहेंगे, आपको एक बात पता चलेगी जो आपके लिए हितकारी भी होगी, अच्छी भी होगी। और ध्यान से अभी पहले पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताऊँगी। चलो आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। 42 लोग हैं और 18 लाइक है, बराबर नहीं है, बराबर करके चलिए, तराजू फिसल जाएगा। बैलेंस करके चलिए ना, किन्होंने लाइक नहीं किया है? इतने सारे लोग आए हैं और आप लोग भी लाइक नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? चलिए डू इट फास्ट एवरीवन। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए चलिए डू इट फास्ट एवरीवन। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया पहले तो क्लास को लाइक कर दें। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन, जो कि 50 नंबर का पेपर है। 50 नंबर का पेपर है यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसको आपको शायद 3 क्लास इससे पहले के दे दी है और ये पहला चैप्टर ही चल रहा था आपका। कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से करेंगे, बहुत समय भी है लेकिन अच्छे से कराऊंगी। ठीक है चलो अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं, इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई है। उस दिन मैंने आपको भी काफ़ी चीज़ें बताई थी, विदेशी विवरण बताया था ना, विदेशी यात्रियों का विवरण मैंने आपको क्लियर तरीके से बताया था कि क्या क्या है, कौन कौन आया था, क्या करने आया था, वो सारी चीज़ें। ठीक है हाँ, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, देखिए आज जो मैं बताने जा रही हूँ बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य में आपको बौद्ध साहित्य से जो जो स्रोत हैं वो सिर्फ पढ़ना है। बौद्ध साहित्य क्या है वो आपको इसमें सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है, अभी उतनी डिटेल में नहीं आई, ये चीज़ें कम हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर जो बौद्ध साहित्य के थ्रू जो स्रोत मिले हैं, बौद्ध धर्म के द्वारा जो किताबें या ग्रंथ या जो भी चीज़ें मिली हैं उनके बारे में जानना है, क्योंकि उससे प्रश्न आता है कि क्या चीज़ें किस साहित्य से हैं या क्या क्या किसमें है। ठीक है, इसीलिए आज यहाँ पर मैं आपको बौद्ध साहित्य के बारे में बताऊंगी, जैन के बारे में बताऊंगी और धर्मेतर साहित्य के बारे में। 3 टॉपिक से अपडेट करूंगी और बीच में मैं आपको क्लियर पोल भी दूंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। ठीक है, देखते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको बहुत तरीके से मदद की हैं कि हम जान पाएँ सामाजिक क्या है, आर्थिक क्या है, क्या क्या चीज़ें रही हैं, साहित्यिक जितनी भी चीज़ें हमको मिली हुई हैं लिटरेचर के तौर पर, उनसे हमें क्या लाभ हुआ है। वही लाभ हुआ है जिससे कि हम हर पहले समय में क्या हुआ था, उन लोगों ने क्या बदलाव किया था, जो हमारे लिए आज यूज़फुल है, उन सब चीज़ों को हम इन्हीं के थ्रू जान पाए हैं। अब वो गौतम बुद्ध तो बैठे नहीं हैं मैं बताने के लिए, तो स्रोत जो किताबें बची हुई हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं, मिली गई हैं, खोजी गई हैं या लिखा गया है, वही सब हम जान के उनके बारे में आज जानते हैं। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर बौद्ध साहित्य के बारे में है। सबसे पहले प्राचीन भारतीय साहित्य के स्रोत के रूप में, शायद ये वाला कलर दिख नहीं रहा होगा ना, 1 मिनट, चलो अब दिख रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। अगर हम ये बात करते हैं बौद्ध साहित्य की और हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के, तो भारतीय इतिहास के स्रोतों की, रिसोर्सेस की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में, उस सूची में बौद्ध साहित्य का भी अपना एक महत्व है, काफ़ी विशेष महत्व के साथ यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है ये देख सकते हैं, इसमें जातक, पिटक और निकाय आदि आते। इसमें जातक भी आएगा, पिटक भी आएगा, निकाय भी आएगा, कई अलग अलग नाम से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है। और सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, जातक और पिटक, ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है, जो आपसे प्रश्न बनते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। अब इनके बारे में क्या है वो देखिए। जातक, जातक के बारे में क्या है, बहुत सिंपल सा प्रश्न आएगा। देखिए अगर आप पहले चैप्टर में ही उलझे रहेंगे तो आपको बहुत देखना पड़ जाएगा, बहुत कुछ आपको है उसमें लेकिन आता नहीं है।
तो वही चीज़ों को हम पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में बहुत लंबा सिलेबस है। एसएसटी का सिलेबस हर सेमेस्टर में बहुत लंबा है, तो आराम से वही चीज़ों को बहुत ध्यान देंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताती हूँ जातक के बारे में। आपने जातक से प्रश्न आएगा कि बौद्ध साहित्य के धर्मों को ट्रिक करिए, स्रोतों को, साहित्य के जो है स्रोत हैं उनको बताइए। तो वहाँ पर आपको जातक और अलग अलग 4 नाम दे देगा। एक नाम उसमें आपको जातक पे टिक करना होगा कि बौद्ध साहित्य से रिलेटेड है। जातक किससे संबंधित है? तो बौद्ध साहित्य से है। ये ज़्यादा विख्यात है, प्रश्न भी बनता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर बताई है। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है बौद्ध साहित्य का प्राचीन अंग कथाएं हैं। जातक क्या है? ये जातक बौद्ध साहित्य की कथाएं हैं, उनका एक प्राचीन, सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध अंग है। ठीक है, जातकों की जो संख्या है, जो जातक की संख्या है वो 547 है। कितने जातक अभी तक यहाँ पर हैं? तो 547। कितने हैं टोटल? 547। जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। जातक पहली बात तो क्या है? एक अंग, एक कथा है। कौन से साहित्य की? बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य की जो कथाएं हैं उसमें से एक कथा का नाम है जातक। जातक में कितने, जातक की संख्या कितनी है? उसके जो सब पार्ट होते हैं, किसी चीज़ की जो सब शाखाएं होती हैं वो है 547। जातक में है क्या? तो आप कहेंगे कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं। जो भगवान बुद्ध थे उनके जो जन्म की पूरी जितनी भी कथाएं हैं उनके बारे में जातक में पूरा विश्लेषण दिया गया है। काल्पनिक होने पर भी ये समय और इससे पूर्व के समाज का चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं। ये सारी जो कथाएं हैं ये काल्पनिक हैं, लेकिन जिसकी वजह से ये आज हमारे सामने जो पूर्व में चीज़ें हो गई थी, पूर्व में जो समाज में चीज़ें थी, उसका एक पूरा संपूर्ण चित्र हमारे सामने ले आकर प्रकट करती हैं ये कथाएं। जो कोई भी जातक पढ़ता है फिर उसको समझ में ये आता है कि भगवान बुद्ध, आप भी होता है ना कि किसी चीज़ को या किसी काम को लगातार करते रहिए तो आप भी उसी तरह इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, इन्फैचुएशन हो जाता है उस चीज़ से लगाव हो जाता है। तो वही चीज़ है कि जब जातक वगैरह से कथाएं कोई पढ़ता है तो उसको लगता है कि हाँ वो भगवान बुद्ध के साथ ऐसा ऐसा हुआ करता था, या वो ऐसा सही कहते थे, वो समाज में ऐसी ऐसी कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जातक से पता चलेगी कि भगवान बुद्ध एक्चुअल में क्या चीज़ें कहा करते थे या क्या वो बताना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर है अपने समय और इससे पूर्व के समाज के चित्र जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करती है। कौन? जातक की जो कथाएं हैं। इस पूर्व ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक इनकी रचना हो चुकी थी। काफ़ी समय पहले देखा था, ईसा पूर्व की जब स्टार्टिंग हुई तभी से उससे पहले मतलब प्रथम में ही इनकी शताब्दी की रचना हो चुकी थी। यह तथ्य सांची के स्तूप पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट। जो सांची का स्तूप है वहाँ पर ये क्लियर तरीके से इनके बारे में बातें लिखी होंगी, लाइनें लिखी होंगी। ये कथाएँ जो हैं ना केवल धर्म व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण, अपूर्व इन व्यक्तियों के लिए भी हैं जो तत्कालीन भारतीय राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से संबंधित सामान्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो कथाएं हैं, जातक है, पिटक है, बहुत कुछ ऐसी कथाएं हैं बौद्ध साहित्य की। इन सब साहित्यों से हमको सिर्फ धर्म के बारे में ही नहीं बताया कि अगर हम इनको पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ धर्म की ही जानकारी नहीं होती है, और ये भी नहीं है कि सिर्फ बौद्ध धर्म की ही पूरी कहानी हमें बताई जाएगी। हमें उसमें जो है उस पूरा समाज बताया जाएगा। जैसे आज 21वीं सदी चल रही है तो आपको पता है ना कि कौन सी सरकार चल रही है। ठीक है, अब वो कलयुग चल रहा है, ये भी आपको पता है कौन कौन जीत रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, किस देश से क्या लड़ाई हो रही, कहाँ पर क्या आपदा आ रही, कैसे विपदा आ रही, क्या हो रहा है, आपको सब पता चल रहा है ना। आप इस समय जो चीज़ें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, उसके मेंबर हैं कि नहीं हैं। उसी तरीके से बौद्ध साहित्य के समय जब बौद्ध धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म बहुत हुआ था, बुद्धिज्म का जब काल आया था, तब उसमें ये किताब बहुत ज़्यादा ही फेमस एक ग्रंथ है जिसमें ढेर सारी बातों को उल्लेखित कर लिखा गया है, जिसमें से भगवान बुद्ध की तो पूरा जीवनी एक प्रकार से आपको मिल जाएगी। क्या चाहते थे, क्या करते थे, कैसी सोच थी, क्या करना चाहते, सब कुछ उसमें मिलेगा। और साथ ही साथ आपको जो है राजनीतिक तरीके भी, राजनीतिक वहाँ पर क्या चीज़ें थी वो भी पता चलेगा, आर्थिक क्या दृष्टि था वो भी पता चलेगा, सामाजिक। और ये भी आप देखते हैं कि अक्सर पुराने, अभी इस समय जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो देखिए, कभी उनका डिबेट सुनिए, अगर आप उनमें से कोई भी किसी के डिबेट को सुनता होगा तो आप देखिए धर्म की बातों को लेकर जो इतना सारा जो है तांडव होता रहता है,
वो लोग की अपनी कहाँ कोई बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो अपने भगवान को पढ़ के आते हैं तो बोलते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता था। जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो अपना गीता पुराण भगवत पढ़ के आते हैं, वो बोलते हैं। मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो ये पढ़ के आते हैं, वो अपने भगवान को बोलते हैं। तो ये सारी जानकारी उनको मिलती कहाँ से? वो स्रोत की लिखी हुई किताब उनके पास है ना, तभी तो जान पाते हैं। आज हम लोग को राम भगवान के बारे में पूरी जानकारी है, तो हमने कहाँ पढ़ा? हमने रामायण में पढ़ा, तब हमें जानकारी है। अब राम भगवान थोड़ी मिल गए हमको कि हमने राम भगवान ने हमें बताया, नहीं। तो वही चीज़ें हैं और हम उससे सीखते भी हैं। राम रहीम कालिदास जी का दोहा, तुलसीदास जी का दोहा, ये सारे दोहे और इतनी प्रेमचंद जी की कहानियाँ, इतना सब कुछ जो आपको ये पढ़ने को मिलता है, उससे आप क्या सीखते हैं? दोहा आपको काम आता है कि नहीं? जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दोहों को या छोटे छोटे कटाक्ष हो जाते हैं, या बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको सीखने को मिलती है कि नहीं मिलती है। तो आप यहाँ पर क्या समझते हैं कि आपको इस बात को बहुत ध्यान रखना होगा कि हम आज प्रेजेंट टाइम में इतिहास को इस्तेमाल करके हम आज के समय में जी रहे हैं। हम पुरानी चीज़ों से सीखते हैं, हम एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखते हैं। तो जातक जैसी किताबें जो आपको ये ग्रंथ मिला है, उसमें राजनीति में उस समय क्या हुआ था, आर्थिक चीज़ें कैसी थी, तो आज में भी लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं और उसका इस्तेमाल आज के टाइम पर करते हैं। इसीलिए पुरानी के जो पौराणिक किताबें हैं, जो रहस्य है, जो आश्चर्य की चीज़ें हैं या जो मान्यताएँ परंपराएँ हैं, उनका कभी भी उल्लंघन या अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी बात को सुनना चाहिए। यही इतनी बात यहाँ पर ध्यान रखिए। ये बात बताई क्यों मैंने पता है? क्योंकि कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जो इतिहास है वो दोहराता है, वो अपने आप को दोहराता है। तो आपको कोई भी चीज़ ऐसे करना है कि आप जितना भी अभी मेरे साथ पढ़ेंगे, आपको ये तो बौद्ध साहित्य बता रही हूँ, जैन बताऊंगी, हिंदू धर्म का बताऊंगी, जितना भी मैं आपको अभिलेख बता रही हूँ, जितना मैंने आपको सिक्कों के बारे में बताया, जितना मैंने आपको शिलालेखों के बारे में बताया, जितना मैंने आपको स्तंभ के बारे में, वो सब आज क्यों काम आ रहे हैं? आप गुरुद्वारा में गए होंगे, बहुत सारे लोग गुरुद्वारा में गए होंगे, ठीक है, बाबा अजमेर भी वो लोग जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग, और ये जो है अच्छे अच्छे आगरा में कितने सारे गुरुद्वारे हैं जाते हैं, ठीक है, मेरठ में है जाते हैं। तो वहाँ पर देखिए उनकी जो पूजा करने की पद्धति वो रहती है। वहाँ पर देखिए संगमरमर के पत्थरों पे एकदम वो ठुकवा वाला जैसे होता है ना, लिखवाते हैं लोग अपने घरों के नाम, वैसे पूरा लिखवाया गया है। तो लोग उनको पढ़ते हैं, ठीक है। उनका वो कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, सिखा प्रदान या कुछ करके ऐसे कुछ कहते हैं, मुझे क्लियर नहीं क्या है, बता दूंगी कभी। तो वो सब कुछ लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, तो वहाँ से पढ़ने से जानकारियाँ मिलती हैं और उनको पढ़ना चाहिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। हाँ, फिर क्या बात यहाँ पर हो रही देखते हैं। तो जातक के बारे में क्या आप समझ गए हैं? जातक किस धर्म से रिलेटेड है? तो आपको प्रश्न कभी भी आएगा तो आपको बताना होगा कि मैम बौद्ध साहित्य से रिलेटेड है। बौद्ध साहित्य की एक कथाएं हैं, जातक है, जिसमें बौद्धकालीन सिस्टम जितना पद्धति थी, क्या था, व्यवस्था थी, उसके बारे में हमको पूरी जानकारी मिलती है और हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं, जिसका लाभ हम आज के समय में भी उठा पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक जातक। दूसरा देखो है पिटक। जातक और पिटक, पिटक जो है यहाँ देखिए नाम है, ये भी बौद्ध धर्म से ही है, बौद्ध धर्मेतर बौद्ध धर्म का साहित्य से ये कथाएं हैं। अब इनके बारे में क्या है, ये जो पिटक है ये 3 कैटेगरी में बट गया है, ठीक है, 3 पार्ट में ये बट गया है। अब ये क्या है यहाँ पर देखते हैं, सत्य पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। सत्य पिटक, विनय पिटक, सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी प्रशिक्षु हैं ध्यान से सुन लें। आप फर्स्ट वालों से अभी कोई भी बातें ना करें, पहले फर्स्ट वाले यहाँ मैं अगर बात पढ़ा रही हूँ तो पहले पढ़िए। अंकित, आंचल, श्वेता या जितने भी बच्चे यहाँ पर जो भी लोग हैं, किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आए हैं अच्छी बात है। और फर्स्ट वाले भी जितने भी प्रशिक्षु हैं अपने सीनियर से पहले मेरी बात मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़िए, उसके बाद जो भी बातें हैं मुझसे पूछिए, फिर आप बातें बाद में कर लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले शांति से पढ़िए, ठीक है। अगर मैं अपनी एनर्जी फास्ट में लगा रही हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे चाहिए। मैं तो पढ़ाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगी, बहुत प्यार से बताऊँगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आई बात? ईच एंड एवरी वन, नो एनी वन अलाउड टू टॉक। ध्यान से सुनिए। पिटक के बारे में क्या है, पिटक 3 है। सुत्य पिटक कहते हैं इसको, विनय पिटक कहते हैं और अभिधम्म पिटक कहते हैं। 3 पिटक के बारे में है, सुत्य पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इन्हीं के पिटक, इनको पिटक त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि बौद्ध साहित्य में 3 त्रिपिटक हैं। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने कलर किया हुआ है ताकि आप इस बात को समझ सकें, ठीक है।
अब यहाँ पर है गौतम बुद्ध ने गया में निर्वाण प्राप्त करने के बाद इसकी रचना की गई। जब निर्वाण का मतलब समझते हैं, निर्वाण का मतलब क्या है, एनीवन बताइए। टॉपिक बीच में आ गया तो पूछ लेती हूँ। बौद्ध धर्म के बारे में तो पहले पढ़ा होगा, पहली बार तो आप शायद, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा यहाँ पर नहीं होगा जो बौद्ध धर्म के बारे में सुन रहा होगा। क्यों पढ़ा है ना, गौतम बुद्ध के बारे में जाना है, 6th 7th 8th की हिस्ट्री में रहा है, सब कुछ रहा है, ये छोटे बच्चे भी आजकल जानते हैं। तो निर्वाण का मतलब क्या है, एनीवन, किसी को पता है? सेकेंड सेमेस्टर वाले नहीं बताएंगे, फर्स्ट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, निर्वाण का मतलब क्या होता है? चलिए ठीक है। निर्वाण का मतलब मोक्ष प्राप्त करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है? मोक्ष प्राप्त करना होता है। यहाँ पर देखिए, गौतम बुद्ध ने गया में निर्वाण प्राप्त करने के बाद इसकी रचना की थी। किसकी रचना की थी? पिटक की रचना की थी, ठीक है। कितनी हुई थी? पिटक की रचना की थी। सत्य पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित है। सुत्त पिटक में क्या है? मैं आपसे प्रश्न बीच में करूंगी कि सुत्त पिटक में किस चीज़ की जानकारी दी गई है, तो आपको बताना होगा कि महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश है उनको संकलित किया गया है सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में उनके जितने भी उपदेश हैं उनको वहाँ पर संकलित किया गया है। संकलित का मतलब इकट्ठा करके वहाँ पर लिखा गया है, मतलब उसमें पूरा कलेक्शन है, ठीक है। तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं उनको वहाँ पर संकलित किया गया है। विनय पिटक में क्या कहा गया है? विनय पिटक में बुद्ध के नियमों का उल्लेख है। जो विनय पिटक की बात मैंने आपको बताई उसमें क्या है, तो भगवान बुद्ध के जितने भी नियम हैं उनका पूरा उल्लेख दिया गया है। मैं इसको अलग भी कर देती हूँ, अलग अलग लाइनों में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सुत्त पिटक में क्या है, बस इतना ही ध्यान रखना है, सुत्त पिटक कभी पढ़ना नहीं है, ठीक है, कि जाइए गूगल करने लगी और पढ़ने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं, टाइम वेस्ट मत करेगा, इतना प्रश्न नहीं आएगा। सुत्त पिटक में किस चीज़ की जानकारी मिलती है वहाँ से, तो आपको बताना होगा कि महात्मा बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं उन सारे उपदेश को सुत्त पिटक में संकलित करके रखा गया है। और विनय पिटक में क्या किया गया है? महात्मा बुद्ध के जो नियम है, इन्होंने बौद्ध ने नियम बताए थे, उन नियमों का उसमें उल्लेख किया गया है। और तीसरा और लास्ट जो है वो है अभिधम्म पिटक, उसमें बौद्ध दर्शन का विवेचन है। बौद्ध दर्शन के बारे में जितनी भी जानकारी है वो अभिधम्म पिटक में दी गई है। किस में दी गई है? अभिधम्म पिटक में दी गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? 2 चीज़ें बताई, एक जातक के बारे में बताया और एक पिटक के बारे में बताया, एकदम सस्ते तरीके से, एकदम साधारण तरीके से बताया। ये क्या याद रखना है? त्रिपिटक किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उसके सब पार्ट हैं ये। त्रिपिटक क्या क्या रहता है, कौन कौन आता है? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। जातक किस धर्म से रिलेटेड है? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आइए आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं बुद्ध चरित्रम। इनके बारे में क्या है? ये भी एक ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य का एक ये भी ग्रंथ है, कथाएं हैं जहाँ पर आपको जानकारियाँ मिलती हैं इतिहास के बारे में, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो बौद्ध चरित्रम में क्या है? इस पुस्तक को महाकवि अश्वघोष ने रचा है। तो बुद्ध चरित्रम, बुद्ध बौद्ध एक ही है। देखिए ये यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ, तो प्रश्न आपको आएगा कि बुद्ध चरित्रम के रचनाकार कौन है, तब आपको बताना होगा कि अश्वघोष हैं। या तो आपको प्रश्न उल्टा बन जाएगा कि अश्वघोष की रचना किसने की है, तब आपको बताना होगा बुद्ध चरित्रम। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि इस अश्वघोष ने किसकी रचना की है, तब आपको लिखना होगा कि अश्वघोष जी ने बुद्ध चरित्रम की रचना की है। या तो प्रश्न बनेगा कि बुद्ध चरित्रम की रचनाकार कौन है, तब आपको बताना होगा अश्वघोष, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन 2 वे में पूछ सकता है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? इस पुस्तक को महाकवि अश्वघोष ने रचा। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म के जीवन चरित्र के विषय में बहुत जानकारी देता है। बुद्ध चरित्रम एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा कह सकते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के विषय में
पूरी डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी, तो बुद्ध चरित्रम से मिलेगी। नाम ही है कि बुद्ध का चरित्रम, चरित्र का मतलब यहाँ पर बुद्ध भगवान, गौतम बुद्ध भगवान जो थे उनके पूरे चरित्र के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो बुद्ध चरित्रम से मिलेगी। तो 3 आपको बता दिया, जातक, पिटक, बुद्ध चरित्रम। ठीक है, अब आइए मैं आपको इसी बीच में एक पोल भी दे देती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक पोल दे रही हूँ। पोल मैंने वही क्रिएट करूँगी जो आपको पढ़ाया है, जिसके बारे में आपको जानकारी है। वेट अ मिनट, जस्ट फर्स्ट आई क्रिएट दैट। मैं इसको बना लूँ। यहाँ तक सबको समझ में आया? से यस एवरीवन। किसको नहीं समझ में आया वो भी बता देगा कि आपको नहीं समझ में आया। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, एक सेकेंड, आपके सामने ये स्क्रीन पर क्वेश्चन गया है। आप सभी को समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई भी दोनों जातक, पिटक और बुद्ध चरित्रम 3 टॉपिक में कोई दिक्कत हुई? अब मैं दोबारा प्रश्न पूछूंगी तो आप बता लेंगे ना कि जातक क्या है, पिटक क्या है, पिटक के कितने और भाग हैं, बुद्ध चरित्रम क्या है, बता लेंगे ना सब लोग। और इसीलिए छोटा छोटा भी लिखवाया है। मनीषा जी ने एक दिन कहा था, शायद उन्होंने कहा था, किसी ने कहा था कि मैम वो चीज़ को थोड़ा छोटा कर दीजिए ताकि हम लोग उसको आसानी से याद कर पाएँ। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको शॉर्ट में कर दिया। ठीक है, शायद उन्होंने कहा था, किसी ने कहा था, ये श्योर नहीं, बट किसी ने कहा था, ये श्योर हूँ मैं। अब चलते हैं आपके सामने, ये देखिए। आपको मैंने पोल दे दिया, आंसर करिए। इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी विवरण, ऑल। 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है। पोल का आंसर सभी लोग अच्छे से करेंगे, ईच एंड एवरी वन। 55 लोग इस समय, 57 लोग मुझे लाइव दिख रहे हैं लगभग, तो मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आंसर बताइए। मैंने प्रश्न आपसे पोल में पूछा है, इतिहास जानने के सोर्स बताने हैं, रिसोर्सेज बताने हैं कि कहाँ कहाँ से हमको जानकारियाँ मिलती हैं। ऑप्शन ए है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को 15% वोट जा रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत को 35% वोट जा रहे हैं, विदेशी विवरण को 0% और ऑल को 50%। 20 वोट अभी तक हुए हैं और इस समय 54 लोग लाइव हैं। और लोग वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? आंसर, हाँ चलिए मैं वक्त दे रही हूँ, वोट करिए। देखना चाहती हूँ, अभी मैंने इस चीज़ को आपको शुरू से जितनी भी 3 क्लासेस ली है, तीनों के बारे में बताया है। विदेशी विवरण क्या होता है, साहित्यिक स्रोत क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, सब बताया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आज तुरंत जब जाएंगे, क्लास छोड़ेंगे, तुरंत वहाँ से उस चीज़ को 3 क्लास हुई है पूरी कवर करेंगे, नोट्स को भी प्रिपेयर करेंगे वीडियोस से। ठीक है, नोट्स को बनाते चलिए। तो यहाँ पर आप सभी 47% वोट कर रहे हैं ऑल के साथ, 47% वोटिंग हो रही है। चलिए मैं आप सभी को इसका राइट आंसर बता देती हूँ। 37 वोट अभी तक हो चुका है। आपको बताना चाहूँगी, इतिहास जानने के स्रोत का जिन लोगों ने ऑल को ऑप्शन चूज़ किया उन बच्चों का आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इतिहास को जानने के जो रिसोर्सेस है उसमें साहित्यिक स्रोत भी आ जाएगा, उसमें पुरातात्विक भी आ जाएगा, उसमें विदेशी विवरण भी आ जाएगा। ऑल और डी ऑप्शन को चूज़ करने वाले सभी बच्चों का आंसर्स करेक्ट है। ठीक है, जिन्होंने चूज़ किया है उनके आंसर्स आप सभी के यहाँ पर ऑलमोस्ट करेक्ट आ रहे हैं। यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई? चलिए मैंने आप लोगों को, चलिए ठीक है आगे चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अभी मैं आपको फिर एक पोल दूंगी, पहले आगे पढ़ लेते हैं तब। चलो अब यहाँ पर एक और है, वो पढ़ लेते हैं। सब बताऊंगी, जितने भी स्रोत हैं सब बता रही हूँ। ठीक, महावंश और दीपवंश महाकाव्य, ये भी आता है। महावंश और दीपवंश दोनों आएगा, ध्यान रखिएगा, महावंश और दीपवंश। ठीक है, क्या आएगा इनके बारे में देखते हैं। ये श्रीलंका का पाली महाकाव्य है। ये कहाँ का है? तो ये एक पाली महाकाव्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या है? पाली महाकाव्य है। इससे लंका के इतिहास के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध के कारण भारत इतिहास पर बहुत ज़्यादा ही प्रकाश पड़ता है। ये मतलब इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता है, बस ये पूछेगा कि दीपवंश और महावंश महाकाव्य किस साहित्य से रिलेटेड है, तो आपको वहाँ पर बताना होगा कि बौद्ध साहित्य से रिलेटेड है। इतनी ही बात आपको वहाँ पर क्लियर तरीके से बतानी होगी। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को महावंश और दीपवंश के बारे में। तो महावंश और दीपवंश ये महाकाव्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम के तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बौद्ध साहित्य में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आते हैं आगे। तो ये मैंने आपको बौद्ध साहित्य के अंदर क्या क्या बता दिया है। आपको पहले बताया जातक के बारे में 1, उसके बाद मैंने आपको पिटक के बारे में बताया 2, फिर उसके बाद मैंने आपको बुद्ध चरित्रम के बारे में बताया 3, और महावंश और दीपवंश के बारे में बताया 4। तो बौद्ध साहित्य के 4 मैंने आपको धर्म बता दिया है ग्रंथों के बारे में। अगर आपको पूछे कि बौद्ध साहित्य के स्रोतों का नाम लिखे तो आप इन चारों में से 2 तो पक्का, 3 पक्का, जो याद रहेगा चारों में से चारों याद है चारों लिख दीजिएगा। सिर्फ नाम पर ये ऊपर के नाम ही लिखेगा, उसके डिटेल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना प्रश्न पूछेगा उसका आइडिया आपको होता जाए कैसे आपको लिखना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब आइए चलते हैं जैन साहित्य की तरफ, इनके बारे में जानते हैं। जैन साहित्य के जो स्रोत हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, सभी को ध्यान में रखना है यहाँ पर। चलिए ठीक है, फिर आते हैं पढ़ते हैं जातक की तरफ। यहाँ पर जैन साहित्य के बारे में ये क्या है, देखिए। जैन साहित्य जैसे बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म की सारी बातें वो कहाँ से पता चलेगी, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों से पता चलेगी। उसी तरीके से जैन साहित्य के बारे में, जैन लोगों के बारे में, जैनिज्म पीरियड रहा है, जो जैनिज्म काल रहा है, वो सब कैसे पता चलेगा, तो जैन साहित्य से। क्या है देखते हैं। जैन धार्मिक ग्रंथ भी महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत के रूप में उपलब्ध है। जो जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी एक साहित्यिक स्रोत के रूप में काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध मात्रा में मिलते हैं और बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या है देखिए। जैन धार्मिक ग्रंथों में भगवती सूत्र आता है। क्या क्या आता है, मैं कलर फिर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे। भगवती सूत्र किस में आएगा, तो आप लिखेंगे कि जैन धर्म में, ठीक है। जैन धर्म का ग्रंथ कौन है, भगवती सूत्र। भद्रबाहु चरित्र देख रहे हैं, भद्रबाहु चरित्र ये भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। भद्रबाहु चरित्र, यहाँ पर पूर्ण्याशत ये भी आता है। पूर्ण्याशत कथा कोश ये पूरा एक नाम है, ठीक है। तो आपको ये जैन धर्म के साहित्यों के रूप में 3-4 आपको और बताऊंगी, याद रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है पेपरों में। 1 वर्ड का जो आएगा, ये जो पेपर आपका है ना 50 नंबर का पेपर बनेगा, और इसमें आपको ये ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न आपको बिल्कुल गलत नहीं करना रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला बहुत ध्यान से चेक किया जाता है, बाकी तो देख लिया जाता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा चेक किया जाता है, इसीलिए। और उसी 15 नंबर से आपका अच्छा सा रिजल्ट हो जाएगा। पास होना, फेल होना, बैक होना सब निर्धारित भी करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो जो चीज़ें यहाँ आती हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि वहाँ पर सुन लो कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, जैन साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं, ठीक है। इनके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 12 अंगों को देखा गया है, इनके 12 अंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें बहुत सारे आचरांग सूत्र भी आते हैं। जैन भिक्षुओं के आचरण नियमों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो इनके भिक्षु धर्म का पालन था वो इनके यहाँ ज़्यादा होता था। उनके जो रीति रिवाज, मतलब भिक्षुओं क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, कैसे उठना बैठना, कितने बजे क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, सब तमाम चीज़ें उसके बारे में लिखी हुई हैं उसमें, ठीक। आगे आओ, देखो यहाँ पर क्या है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट प्रवर्ण, ठीक है, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, और ये 2-3 नाम ऊपर जो बताया, भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित्र, ये पूर्ण्याश्रत कथा कोश, ये सारे ग्रंथों का नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई नहीं भूलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये आचरांग सूत्र भी इसमें आएगा, ये भगवती सूत्र। तो जैसे मैंने ऊपर आपको क्या क्या बताया है, ये जो जैन साहित्य है इनके बारे में कम प्रश्न बनता है, सिर्फ सूत्रों के नाम आते हैं, इसे मैंने कहा कि बता दूं। मैं चाहती तो इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में करवा देती, लेकिन तब समझ में नहीं आता, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, जैसे मैंने जैन के बारे में आपको 4 बताया, ये ना, एक क्या बताया जातक के बारे में, एक बताया पिटक के बारे में, फिर एक बताया बुद्ध चरित्रम के बारे में, महावंश, दीपवंश, ये 4 हो गए। बौद्ध धर्म के साहित्य से जितना भी होगा तो ये 4 हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर तरीके से। फिर उसके बाद क्या चीज़ें आएंगी, ये 4 ये हो गया है। और उसके बाद फिर आपको इसी तरह के जैन साहित्य के स्रोतों के पूछेगा आपसे कि जैन साहित्य के स्रोतों का नाम बताइए, तो आपको बताना होगा, लिखना होगा भगवती सूत्र, आपको लिखना होगा भद्रबाहु चरित्र, आपको लिखना होगा आचरांग सूत्र, आपको लिखना होगा पूर्ण्याश्रत कथा कोश, ठीक है। ये नाम याद रखो, इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है कि ये नाम आपको कहाँ कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे आपको ये चीज़ें नाम के तौर पर आएगी, लिखने को आएगा सिंपल तरीके के। जैन साहित्य के 3 स्रोतों का नाम लिखिए, ठीक है, क्लियर है।
तो ये देखो इतनी बातें इसमें है। आइए देख लेते हैं, एक दो बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगी। भगवती सूत्र से प्रश्न कभी कभी बनता है कि भगवती सूत्र से आप क्या समझते हैं या भगवती सूत्र है क्या। तो लिखेंगे आप, यह जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये जो है ये जैन धर्म का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उन ग्रंथों में से एक है। इनमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक के विषय में विस्तृत वर्णन बताया गया है। ये जो ग्रंथ है ये जैन धर्म का है, इसमें स्वर्ग और नरक के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। ठीक है, तो देखिए ये इतनी आपको एक लाइन में बातें लिखनी होगी। भगवती सूत्र का प्रश्न एक दो बार पूछा गया है, उम्मीद है कि आ सकता है। फिर आचरांग सूत्र के बारे में क्या है, इसमें जैन भिक्षुओं के विधि निषेध और आचार और विचारों का वर्णन है। जब जैन भिक्षु थे, भिक्षु को भीख मांगने का बहुत नियम है। 8 शिखा प्रदान ही होती, वो बताऊंगी, अभी सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा, अभी आएगा नहीं इसलिए नहीं बता रही हूँ। इन लोगों को भी नियम है कि आप भीख मांगने इतने से इतने समय में जाएंगे, प्रातःकाल में आप जाएंगे, किसी से आप सोने का सामान नहीं लेंगे, किसी से बहुमूल्य चीज़ें नहीं लेंगे, किसी से छीना झपटी नहीं करेंगे, ज़रूरी नहीं मतलब किसी से ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे भीख मांगने के इन लोग के नियम इन लोग को पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं जैन भिक्षुओं को कि अगर आप भिक्षा मांगने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ वहाँ पर पालन करना होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आप कहेंगे आचरांग सूत्र से मिलती है। आचरांग सूत्र क्या है, तो जैन धर्म का एक स्रोत है। क्लियर हुआ अभी तक? पहले 2 बता दो, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो है धर्मेतर साहित्य का। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ तक आप समझ पाए कि ये दोनों टॉपिक किस तरीके से रिलेटेड है और किस तरीके से आपको प्रश्न आएगा। ठीक है, वरना ये एक टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आएगा नहीं तो मतलब नहीं होगा पढ़ने का। पहले अभी तो आप सारे लोग पहले हाँ करिए, आपको समझ में आया। नहीं आएगा तो फिर बताऊँगी, आराम से करूँगी, ताकि आ जाना चाहिए। दोनों सूत्रों के बारे में जो जो रिसोर्सेज है वो समझ में आए, दोनों साहित्य के स्रोतों के बारे में समझ में आया। बताइए, पहले बताइए, तब तक मैं एक नया पोल देख लेती हूँ। आप लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं एक पोल क्रिएट करती हूँ। आपको आज का ये दूसरा पोल रहेगा, पोल भी करते चलिए ताकि पुराना वाला रिपीट होता रहे। रिपीट होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आप भूल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर देती हूँ, कोई भी गलत नहीं करेगा, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। चलिए, किसी को ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया? मैं सबका पहले देख लेती हूँ, सबका यस 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 यस। मोहन यादव, नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया ये बता दीजिए। स्वीटी जी को आया, दिव्या जी को आया, हेमंत जी को, पूजा जी को, सुल्तान मलिक जी को, शशि, मो और नीतू, दिव्या, शिवा और रिया, मधु वर्मा, ज्योति, रोहित जी और श्याम, अर्चना, प्रिंस, शालिनी, नाज, मनीषा, रागिनी, दिव्या कौशल, चंदना, शशिकला, नाइस नेम काफ़ी पुराना नाम है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया? मोहन, ममता सोलंकी। चलो, ये मोहन यादव जी क्या नहीं आया बता सकते हैं? जल्दी बताइए। तब तक बच्चों आप लोगों को दे दिया गाइस, देखो पोल गया, आंसर करिए, आप लोग आंसर करिए। पोल गया है, आंसर करिए। मैंने आपसे बहुत बेसिक सा प्रश्न पूछा है। हिंदू धर्म में वेद कितने हैं? 5, 6, 4। हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? वेदों की संख्या कितनी है? 5 पर 5 वेद कौन? 8 लोग बता रहे हैं 5 पर। 88% वोटिंग हो रही है 4 के साथ। पहली बात तो 62 लोग देख रहे हैं, तो 62 लोग बिना कहे तो लाइक कर दें क्लास को। चलिए, डू इट फास्ट एवरीवन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी जीएसटी। अरे इतनी बढ़िया क्लास दे रही हूँ, अपनी मैम के लिए आप इतना नहीं करोगे? हाँ, समझ में आ गया? अरे सब अभी तो आप बोले नहीं आया, अभी आप बोल रहे हो आ गया। अगर नहीं आया तो बताइए, बता दूंगी फटाफट। डरने की कोई बात नहीं है। वैसे भी डर किसी, मैं तो इतना प्यार से पढ़ाती हूँ आपको। समझ में आ गया इतनी जल्दी?
अच्छा, आपने नो मैम बोला है, मैंने पूछा कोई दिक्कत नहीं तो आपने बोला होगा नो मैम। ओ, मैं अभी समझी। ओके ओके, मेरे समझने में गलती हो गई। सही है। तो यहाँ पर बताना चाहती हूँ जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पर 4 को वोटिंग किया है उन सबका सही है। 88% वोट 4 लोगों का यहाँ पर सही है। 4 वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, वेदों से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। काफ़ी प्रश्न आएगा, आपसे बनेगा तो आपको बताना होगा। ठीक है। हिंदू धर्म में वेद की संख्या कितनी है? 5 6 4, 5 6 4। तो राइट आंसर यहाँ पर 4 है। 89% वोटिंग आपकी 4 के साथ है। वेरी नाइस। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका आज का दूसरा क्वेश्चन पोल में हो गया। एक क्वेश्चन आपको और दे देती हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके पोल के हो जाएं। 1 मिनट देते हैं। नाम याद करना पड़ेगा, कोई सल्यूशन नहीं है आपके पास। ठीक है, यू हैव नो एनी सल्यूशन। आपको याद करनी, ये तो कुछ भी नहीं है। सेकेंड सेमेस्टर के एसएसटी में ऐसे ऐसे नाम है राजा महाराजा के कि कुछ कहने को नहीं। इतना द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, धर्मेंद्र द्वितीय, पता नहीं कौन कौन सा द्वितीय तृतीय है कि उसी में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा मत सोचिए, लिखिए, याद हो जाएगा। देखिए तीसरा पोल आपके सामने गया, आंसर करिए। तीसरा आपके सामने गया आज का पोल। सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, कौन सा है, किसको कहा जाता है? आपसे प्रश्न बनेगा सबसे पुराना वेद क्या है, मतलब कौन सा है, यही प्रश्न आता है। अरे वाह, वेरी नाइस, क्या बात है। एक पे ही आज आप लोग बढ़िया वाली एक पार्टी को जिता रहे हो, ये मज़ेदार क्वेश्चन। अरे 3% अथर्ववेद को किसने दे दी, 8% यजुर्वेद को। 38 वोट हो गया। 1 मिनट आपको है, बताइए। नब्बे 90% वोटिंग हो गई ना, बहुत अच्छी बात है बच्चों, गुड लक। तो यहाँ पर बता देती हूँ सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद है सबसे पुराना। आइए लास्ट वाला भी टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर नया पोल दूंगी। ठीक है, धर्मेंद्र साहित्य, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा इन कंपैरिजन टू बोथ। अवबोध का मतलब बौद्ध से और जैन से, जो मैंने 2 ऊपर पढ़ाया उनसे सबसे ज़्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है। धर्मेंद्र साहित्य क्या है, चलो आओ जानते हैं। इसमें पहला जो ग्रंथ है या पहली जहाँ से स्रोत की जानकारी आपको मिलती है वो यहाँ पर है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है या किया जा सकता है। अगर बात होती कि सबसे सर्वप्रथम कौन सा एक ऐसा उल्लेख है, ऐतिहासिक रचना है, तो वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध दरबारी राजनीतिक पुरोहित प्रधानमंत्री कौटिल्य चाणक्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। चाणक्य का नाम और क्या क्या है? कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इनका नाम, और एक नाम इनका श्रीगुप्त भी कहलाता है क्या, शायद ना, एक गुप्त से नाम भी इनका कुछ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना होगा कि चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र रचयिता कौन है? चाणक्य हैं। चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी है? तो अर्थशास्त्र लिखी है। तो धर्मेंद्र साहित्य में क्या आएगा? अर्थशास्त्र आएगा। और चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे, राजनीतिज्ञ थे, पुरोहित थे, प्रधानमंत्री थे। कह सकते हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्वकर्ता थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ये क्वेश्चन पोल में भी मैंने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पोल में दिया था, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को समझते हुए। हाँ, विष्णुगुप्त, करेक्ट, नीतू ने सही बताया। थैंक यू नीतू, मैं भूल गई थी, मुझे श्रीगुप्त याद आ रहा था। हाँ, तो सही है, विष्णुगुप्त कहते हैं। तो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों लोग एक ही हैं। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने ऐतिहासिक रचनाओं में एक उल्लेख किया था, वो था अर्थशास्त्र के नाम से, जो कि बहुत ज़्यादा ही फेमस हुआ है। ठीक है, हाँ,
चलते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एक हो गया। फिर देखिए क्या है थोड़ा सा और है इसके बारे में। इस ग्रंथ से मौर्यकालीन इतिहास और राजनीति के ज्ञान का विवरण मिलता है और इससे चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का पर्याप्त मात्रा में प्रकाश पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति अर्थशास्त्र को पढ़ता है या पढ़ना चाहता है या पढ़ रहा है तो उससे आपको क्या पता चलेगा, आपको उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारी जानकारी पता चलेगी। जो उस समय गुप्त वंश मतलब चंद्रगुप्त मौर्यन काल जो था, मौर्यन एम्पायर जिसको कहते हैं, जो कि आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, क्या था, शासन व्यवस्था कैसी थी, राजनीति कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, हर एक चीज़ के बारे में अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है, चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, चलो एक हो गया। दूसरा है कल्हड़। कल्हड़, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ये वाला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना कश्मीरी लेखक कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में की थी। किसकी रचना की थी, राजतरंगिणी की। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़। कल्हड़ किसके रचनाकार है, राजतरंगिणी के। तो एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, तो वैसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके पूछे जाने का दो पैटर्न होता है। पहला पैटर्न, राजतरंगिणी के रचनाकार का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे मैम कल्हड़। मैं आपसे पूछूंगी कल्हड़ ने कौन सी रचना की है, तो आप बताएंगे मैम राजतरंगिणी। दो तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए फिर यहाँ पे कहा जाता है इसमें आदिकाल से लेकर 1591 तक ईस्वी तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार विवरण दिया गया है, अर्थात इसमें कश्मीर का इतिहास है। अगर कोई भी राजतरंगिणी को पढ़ता है तो उसको कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, कौन कौन शासक थे, कैसे कैसे आए, कब किसने क्या किया, सारी डिटेल आपको राजतरंगिणी में मिलने वाली है इफ़ यू रीड। ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं तो ये प्रश्न नहीं आएगा कि राजतरंगिणी से आपको किस तरह की जानकारी मिलती, ये नहीं पूछने का। सिर्फ प्रश्न यही बनेगा कि कल्हड़ ने कौन सी रचना की है, तो वो है राजतरंगिणी। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। दो हो गया धर्मेतर साहित्य का 2 पॉइंट। आगे आओ। पाणिनि, ये भी बहुत आता है। पाणिनि की अष्टध्यायी, ये क्या है, इसकी रचना पाणिनि द्वारा 9वीं शताब्दी में मानी गई है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है जो मौर्य काल से पहले के इतिहास को प्रकाशित करता है। तो मौर्यन काल जो आया था, मौर्यन एम्पायर जो आया था, उसके पहले की सारी जानकारी आपको अष्टध्यायी में मिलती है। और अष्टध्यायी लिखा किसने है, पाणिनि ने लिखा है। किसने लिखा है, पाणिनि ने। ये महर्षि पाणिनि के काल में सामाजिक आर्थिक दशा का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि इससे उत्तर भारत की भूगोल की जानकारी भी मिलती है। तो उत्तर भारत का जो एरिया है उसके भूगोल की भी जानकारी इससे मिलती है। और मौर्य काल के पहले का टाइम पीरियड कैसा था, कौन कौन आया, क्या क्या किया, इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पाणिनि के किताब की, जो पाणिनि का एक ग्रंथ है अष्टध्यायी, वहाँ से मिलती है। तो अष्टध्यायी किसकी है, पाणिनि की है। पाणिनि ने क्या लिखा है, अष्टध्यायी को लिखा है। क्लियर हुआ। 3 हो गया। आगे आओ। 3 बता दिया। फिर एक है ये विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, इतना फेमस है, बहुत बार आता है, हमेशा आता है, हर बार आता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो मुद्रा राक्षस की रचनाकार कौन है, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त की एक रचना का नाम लिखिए, तो आप बताएंगे मैम मुद्रा राक्षस। यहाँ पर मैं अंडरलाइन हटा देती हूँ, छोटे यू की मात्रा लगी हुई है, एक सेकेंड, ये हटा दिया, मुद्रा राक्षस। ठीक है, ये क्या है, ये एक राजनीतिक नाटक है, देख लीजिए, ये एक राजनीति टाइप का नाटक है। ठीक है, जिसकी रचना विशाखा दत्त ने लगभग 600 से लेकर 700 के टाइम इंटरवल के ईस्वी के बीच में की थी। ठीक है, किसने की थी, विशाखा दत्त ने की थी, भूलना नहीं कोई भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सिकंदर के आक्रमण के तुरंत बाद की जानकारी का मिलता है। सिकंदर ने जो आक्रमण किया, 17 बार सिकंदर ने हमारे इंडिया पे आक्रमण किया था, तो उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती है। और उसके बाद है पोरस तथा सिकंदर की भी जानकारी मिलती है। पोरस एक मतलब जैसे सिकंदर आया था, पोरस भी आया था, उसकी पूरी जानकारी मिलती है। तथा प्रमुख जानकारी चाणक्य चंद्रगुप्त द्वारा नंदवंश के विनाश की मिलती है। तो ये तो मैंने आपको बताने के लिए बता दिया कि क्या मिलता है। प्रश्न कभी नहीं आएगा कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, मुझे समझाना है तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको जो प्रश्न आएगा वो सिर्फ इतना ही आएगा, ध्यान रखिएगा। सीधी बात, सरल बात, साधारण तरीके से बताइए। सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर हम एक एक लाइन को पकड़ के चलेंगे तो सिलेबस कभी ख़त्म नहीं हुआ। 6 महीने का कोर्स है, दिसंबर से पहले ख़त्म करना है, जनवरी में रिवाइज़ करना है, फरवरी में पेपर के लिए तैयार रहना है हमको। इसीलिए मैं वही चीज़ आपको अच्छे से बताऊँगी जो आपको पेपर में पूरी तरीके से मदद करेगी। ठीक है, चलते हैं आगे, चलो आगे चलते हैं।
नहीं, ये यहाँ पर आप सही कह रही हैं, विशाखा दत्त पूरा नाम है, ठीक है। विशाख दत्त नहीं होगा, विशाखा दत्त है। हाँ, ये टाइप शायद मिस्टेक कर दिया है मैंने, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं आगे। फिर पांचवा देख लीजिए, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षचरित्र का, अब ये भी देख लीजिए, बाणभट्ट का हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। बहुत बार आता है, मेनी टाइम आता है, ठीक है, बहुत बार आता है। देखिए क्या है, इसकी रचना बाणभट्ट ने 7वीं शताब्दी से लेकर ये 620 ईसा पूर्व के टाइम पे इन्होंने किया, ईस्वी के समय। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी था। अब ये बाणभट्ट कौन था? ये राजा हर्षवर्धन का दरबारी था, ठीक है। वहाँ पर आए थे, उसके बाद हर्षवर्धन के साथ रहते रहते उनका पूरा जीवनी लिख दी है। तो समाज एवं धर्म के विषयक अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं मिलती हैं इसमें। जो उस समय का जो समाज था, जो धर्म था, उन सब की जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो बाणभट्ट कौन था? ये हर्षचरित्र इन्होंने लिखी है। किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी। ये कौन था? ये हर्षवर्धन का दरबारी था और उनके यहाँ आके दरबारी के तौर पर रहता था, काम करता था। फिर उसके बाद जो है हर्ष का पूरा सब कुछ पूरा लिख दिया, ठीक है। हर्षचरित्र इन्होंने हर्षवर्धन राजा जो थे उनके बारे में लिखा है। तो ये 5 हो गया। आगे चलते हैं, बस इतना ही आज का ये यहाँ पर होता है पूरा। यहाँ तक सबको समझ में आया? देखिए बताया है, नाम बताया है, नाम ही नाम आता है, जो काफ़ी ध्यान रखना होगा। विशाखा दत्त नहीं, विशाखा दत्त नहीं, विशाख दत्त ही है, हो सकता है। अच्छा, मैंने ऐसे ही याद कर लिया है ना, इसलिए मुझे याद है। मैंने कभी उसको चीज़ को क्लियर नहीं किया। हाँ, हो सकता है। अगर अंकित आप बता रहे हो तो किसने पूछा था? जिसने भी लिखा था, ममता सोलंकी ने लिखा था। तो जो यहाँ पर इसका मतलब सही लिखा है, ये मैंने जब लिखा था तब नोट्स बनाया था, अभी मुझे याद नहीं है। लेकिन राइट आंसर यहाँ पर विशाख दत्त ही है, क्योंकि सिक्योरिटी मिल गई है कि हाँ इन्होंने बोला, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है ये ममता जी, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे याद है विशाखा दत्त, तो मैंने विशाखा दत्त याद कर लिया है, मतलब इसीलिए मेरे मुँह से निकल गया, नहीं तो यहाँ पर जो लिखा है वो सही लिखा है। चलो अच्छा, वो आपने पूछ लिया, क्लियर हो गया मेरा भी। चलिए मैं आपको एक नया पोल दे रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ तक समझ में आया? तीनों साहित्य समझ गए सभी लोग? कोई दिक्कत किसी को है? अच्छा, पहले एंड करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ में आया? आप लोग अपने आंसर दिए, तब तक मैं पोल बना लेती हूँ। एक सेकेंड। चलिए आप लोगों ने चलिए ठीक है। शिखा आज भेजेंगे, अभी शाम को जो है ना भेजेंगे। चलिए पहले पोल करिए, देखिए पोल में आंसर क्या है। पोल का आंसर करिए। इतिहास के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? अभिलेख, चित्रकला। बी ऑप्शन हट गया था, बी ही वहाँ पर नहीं लिखा है, आप लोग बी मान लीजिएगा, ठीक है। हर और भूमि, अनुदान, पत्र, मुद्राएं, मूर्तिकला। स्वीटी द्विवेदी जी परेशान न हुई, हम आपकी बात देख ली है, अभी रुक के बताते हैं। आज अभी शाम को भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ठीक है, आप सभी का यहाँ पर सही आ रहा है, ऑल होगा, ठीक है। हाँ, पुरातात्विक स्रोत में सारे इतिहास को जानने के जो सोर्स हैं वहाँ पर जिन्होंने भी सी ऑप्शन को चूज़ किया उनका सही है, ठीक है। सी ऑप्शन चूज़ किया उनका सही है। यहाँ पर 74% आपने वोट किया है, सबका ऑल सही है, ऑल ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल यहाँ पर सही है। मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ, आंसर बताइएगा। 1 सेकेंड बना रही हूँ, ठीक है। 1 मिनट हो गया पोल का, 44 वोट हो गया है, ऑल के साथ सही है। चलिए मैं आपको एक नेक्स्ट पोल क्रिएट करती हूँ, 1 सेकेंड।
ये हो गया क्वेश्चन तैयार और आपके सामने गया है 5वां प्रश्न आज का। आंसर करिए। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? चाणक्य ने, सर टॉमस रो ने, हेन यांग ने, मेगास्थनीज ने। अभी मैंने उस दिन की क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। हाँ, मुझे उम्मीद है आप गलत नहीं करेंगे। बताइए, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? चाणक्य ने, सर टॉमस रो ने, हेन यांग ने, मेगास्थनीज ने। डू इट फास्ट। सब लोग यहाँ पर सही बता रहे हैं, अच्छी बात है। और सारे लोग टाइम पर क्लास को अटेंड करें। वरना आप लोग जो बहुत सारे लोग लेट में ज्वाइन करते हैं उनका बहुत कुछ छूट जाएगा, मतलब ही क्या निकलेगा, ठीक है। पुरानी क्लासेस फिर जल्दी देखने का मन नहीं करता है लाइव में, इसीलिए लाइव क्लास को अटेंड करिए, लाइव में आइए। सही है यहाँ पर राइट आंसर मेगास्थनीज सही है, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो मेगास्थनीज ने की है। आपको पढ़ाया था, आप लोग आंसर बढ़िया बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रही हूँ। ये 1 मिनट हो गया, 44 वोट हुआ है, 68% वोटिंग हुई है। वेरी नाइस। एक सेकेंड, मैं आपको एक नया पोल और दे रही हूँ। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन गया है, देखिए। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, सिकंदर, बाबर। आंसर करिए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, सिकंदर। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? सही है, सभी का राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, सब सही बता रहे हैं। वेरी नाइस, ठीक है। ऑलमोस्ट सबका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। मैं आपको 67% आपने वोट कर दिया, 47 वोट हो गया है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। मैं एंड कर रही हूँ पोल को, एक क्वेश्चन आपको और दे रही हूँ। एक सेकंड रुक जाइए और एक क्वेश्चन और फॉर्म कर दूँ, आपको एक क्वेश्चन और दे दूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और गया है, आंसर करिए। 71 लोग लाइव हैं, तो 71 लोग जितने भी हैं सभी लोग करें, वोट करें। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन यांग किसके दरबार में आया था? ऑप्शन 4 दिया गया, अकबर। दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, हर्षवर्धन। आंसर बताइए। आप लोग कॉलेज आना स्टार्ट कर दिए कि नहीं कर दिए? अपने कॉलेज में ज़रा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों यारों को। जितने भी लोग हैं कॉलेज जाते हैं नहीं जाते हैं भी हैं, सभी को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करिए। आप लोग से सपोर्ट से ही, आप लोग हैं तो हम लोग हैं, जाहिर सी बात है। तो आप लोग को फिर खुलकर सपोर्ट करना होगा मेरा, ठीक है। यहाँ पर चीनी यात्री हेन यांग किसके दरबार में आया था? अकबर, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, हर्षवर्धन। तो राइट आंसर सभी बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस। 7th का राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, हर्षवर्धन, ठीक है। किसके शासनकाल में आया था? तो यहाँ पर क्या होगा? हर्षवर्धन होगा। क्लियर हुआ सभी को? हर्षवर्धन होगा। तो चलिए, मैं आपको जो बात बताने वाली थी, बात ये थी कि फर्स्ट सेमेस्टर के जितने बच्चे हैं जल्दी से तुरंत आप नमस्ते वाला इमोजी भेजिए, जो लोग सेकेंड सेमेस्टर में, जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में अभी 2022 में एडमिशन लिए हैं, ठीक है। जल्दी से नमस्ते मत लिखिएगा, नमस्ते का इमोजी भेजिएगा जो लोग 2022 में एडमिशन लिए हैं, सोच समझ के करिएगा। मैं एंड कर रही हूँ पोल को, भेजिए जल्दी से।
नमस्ते का इमोजी चाहिए, नमस्ते नहीं लिखिएगा और एक बार बार रिपीट नहीं करिएगा, सिर्फ सिंगल सिंगल मैसेज। एक बार फिर से करिए जल्दी से। ओके ठीक है, आप लोग करिए, तब तक मैं आपका नाम नोट करती हूँ। एक सेकेंड, हाँ आप लोग करिए, मैं आपका नाम फटाफट लिख लेती हूँ। दोबारा मत भेजिएगा कोई भी। शिखा, आप कोई दो लड़कियाँ आती, एक ठाकुर शिखा, एक शिखा ठाकुर, एक लोग कोई भी बोल रहा था सेकंड में भी हैं, रिया, शिखा, नीतू और रोहित। एक मिनट रुक जाओ। ज्योति चौहान, उसके बाद दिव्या मिश्रा, मोहन यादव और ममता, रागिनी। एक मिनट रुक जाओ फ्रेंड्स, लिखना पड़ेगा ना, इतनी जल्दी नहीं लिख पाएंगे। और विजय चौहान। डेली वाले जो हैं उनका नाम तो मुझे फ़िलहाल के लिए याद हो गया है, देखूंगी तभी काम आगे करूंगी। दिव्या कौशल, दिव्या फर्स्ट में है कि अगर सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी, जो भी बच्चा अगर झूठ बोल रहा होगा तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। मैं अगर कोई चीज़ करती हूँ तो एकदम जेन्युइन तरीके से करती हूँ, सोच समझ कर। कोई भी नहीं अलाउ है कि वो झूठ बोले। अगर मुझे झूठ बोलता कोई पकड़ा गया तो अच्छी बात नहीं होगी। नाज, दिव्या मिश्रा, आपका नाम लिख लिया डियर, दो बार मत भेजो, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी ना लिखने में भी मुझे नाम। शशि, ठीक है। ममता लिख लिया, दोबारा नहीं भेजो। अर्चना, शिव कुमार और हेमंत कुमार। राधे, आप सेकंड सेमेस्टर में हो आई थिंक ना, मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर बैक लगी है क्या आपकी? जिनकी बैक लगी है अगर वो लोग भी बिल्कुल ना करें, ठीक है? उनके काम का नहीं होगा ये सब बिल्कुल भी। मैं पहले कंफर्म होंगी तभी मैं करूँगी। राकेश, मोहिनी मौर्य। आज काफ़ी लोग आ रहे हैं, मैं किसी को ये, आप लोग क्लास क्यों नहीं आते हैं फिर? आज बहुत सारे नाम दिख रहे हैं। ज्योति चौहान और ज्योति वर्मा दो लड़कियां हैं, अच्छा। और जया पांडे, पूजा कुमारी, कई लड़कियां हैं कुमारी, अच्छा। योजना कुमारी, श्याम सुंदर, और क्या है? मधु वर्मा, मनीषा, ये तो डेली आती हैं, ठीक है। उमाकांत राज, पहली बार देख रहे हैं शायद हम इनको। उमाकांत राज, इतने बच्चे कहाँ से आ गए? ये डेली तो आते ही नहीं है। आज ये मैं नाम लिख रही हूँ इसलिए पढ़ते जा रहे हो क्या आप लोग? अमृता सिंह, आप फर्स्ट में हो कि सेकंड में हो? अमृता सिंह फर्स्ट में है, अच्छा। राधे भी फर्स्ट में है, ठीक है। रेसिपी विद जूही, अच्छा चलो हो गया। चंदना का भी नाम लिखते, CHANDA, चंदना यादव। tech@channel, नाम तो बड़ा मस्त वाला है। चलो, और देव 999, चलो ठीक है। मनीषा सिंह, मनीषा का तो लिख लिया। मनीषा कुशवाहा और सिंह दो लड़कियां हैं, अच्छा। मनीषा सिंह और मनीषा कुशवाहा, मैंने सिर्फ मैंने और कौन है? आकाश पासवान, आज पहली बार देखा है आपको। आकाश पासवान, जो आज पहली बार आए हैं उनको बेनिफिट बाद में मिलेगा। मैं फेल हूँ, अब फर्स्ट में हूँ। शिवम सिंह, ठीक है, पहले हम प्रूफ हो जाएंगे तब करेंगे लाऊ, कोई बात नहीं। शिवम सिंह की स्पेलिंग गलत है। अरे सिंह की स्पेलिंग गलत कर लिया है आपने, इतनी ब्लंडर मिस्टेक की है, नाम भी नहीं आता पूरा। शशि सरोज, श्रवण कुमार, आज पहली बार देखा है श्रवण जी आपको।
SHARVAN श्रवण कुमार, ज्योति वर्मा, श्याम सुंदर देव। चलो प्रियंका पटेल, सुल्तान मलिक, इनको भी आज पहले, सुल्तान जी आपको भी मैंने पहली बार देखा है आज। स्वीटी को मैंने आज 2 दिन से देखा है। स्वीटी द्विवेदी, न्यूटन ये फर्स्ट और सेकंड दाएं बाएं ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, फर्स्ट में हो कि सेकंड में हो, क्लियर बताओगे तभी आपको कुछ मतलब हो, हेल्प होगी, नहीं तो नहीं होगी। प्रियंका भारद्वाज, इनको तो देखा है। संतोष साहू आपको भी देखा है। सोनी वर्मा पहली बार देख रहा है आपको मैंने आज। हाँ ठीक है, हो गया। अब मैं एक बार नाम बोल रही हूँ, ठीक है, चलिए नाम बोल रही हूँ, ध्यान से अपना अपना लोग बारी बारी से नाम सुन लेंगे। विजय चौहान, नाज, शशि, अर्चना, शिव कुमार, उमाकांत और दिव्या कौशल, रिया, शिखा, नीतू, रोहित, ज्योति, रागिनी, ममता, मोहन, दिव्या मिश्रा और अमृता सिंह, राधे, रेसिपी विद जूही, चंदना, टेक चैनल और देव 99, मनीषा सिंह, मनीषा कुशवाहा दोनों, आकाश पासवान, शिवम सिंह, शशि सरोज और श्रवण, प्रियंका पटेल, प्रियंका भारद्वाज, स्वीटी और क्या कहते हैं संतोष साहू जी, सोनी वर्मा और क्या कहते हैं एक राकेश मोहिनी मौर्य हैं, ज्योति वर्मा, जया पांडे, पूजा कुमारी, योजना कुमारी और एक नाम और है, क्या लिखा है मुझे खुद ही नहीं दिख रहा है। प्रियंका पटेल ले लिया, आपका नाम बोला तो प्रियंका पटेल, प्रियंका भारद्वाज।